आए थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि जो इस समय का प्रचलन बहुत रहा है कथन, असर्शन और रीजन से, यानी कि कथन और कारण से, या कथन या तर्क, जो भी आप कह सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक कथन कहा जाता है और एक तर्क, दोनों अगर एक दूसरे के पूरक होते हैं, सही जो है मीन्स बताते हैं, मतलब बताते हैं, तो वो तो सही हो जाते हैं। देखते हैं क्या है कि कथन है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है। ठीक है, एक बच्चा क्या है 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ये कथन है, ये कहा गया है किसी के द्वारा। ठीक है, अब तर्क क्या है देखिए, तर्क है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। वो बात सही है कि कुछ बच्चे 11 महीने में चल ले रहे हैं तो बेहतर है, और 15 महीने में कुछ बच्चे चल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है कि हाँ, व्यक्ति सभी लोग हैं, लेकिन व्यक्तियों में विभिन्नता, ये एक चैप्टर ही है अलग सीडीपी में, आपने अगर पढ़ा होगा तो, और पढ़ा ही होगा क्योंकि जाहिर सी बात है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपने नोट्स बनाए होंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो एक ही समय पे पैदा हुए, अगर दो जुड़वा बच्चे होते हैं फिर भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उनमें समानताएं बहुत कम पाई जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं कि क्या है, यानी कि पहला भी सही है और कथन भी सही है और क्या, तर्क भी सही है, यानी कि तर्क जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। ए और आर यानी असर्शन और रीजन से इंग्लिश में इसको कहा जाता है, इसलिए ए आर से इस तरह से लिखा जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन पहला ही मिल गया, बहुत सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कथन और तर्क दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? अनुवांशिक बनावट पर, यानी कि जो माता पिता से हमें मिलते हैं गुण उन पर, भौतिक वातावरण जो हमारे आसपास पड़ोस में हो रहा है, जो हम जिसमें हम रह रहे हैं, जैसे भी इन्वायरमेंट या वातावरण में, सही बात है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी जो जिस समाज में, जिस संस्कृति में हम पल बढ़ रहे हैं वो, तो हाँ, हमारे विकास में इन सब का योगदान होता है। यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो किस ऑप्शन में वो ऑप्शन है? चौथे ऑप्शन में है, पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान हैं ये सारे प्रश्न। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था है, शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में कौन सी ऐसी अवस्था है जो प्रतीकात्मक खेल को बढ़ाता है? यानी कि जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं उनके साथ हमें संज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? संज्ञान, सोचने और तर्क करने की क्षमता मिलती है। ठीक है, तो ये कौन सी शैशवावस्था तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें सोचना कुछ हद तक भी हम नहीं सोच पाते हैं। हाँ, प्रतीकात्मक खेल आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे हम इमेजिनेशन करते हैं, प्रतीकात्मक यानी कि जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, एक प्रतीक रखते हैं अपने माइंड में कि हाँ, टॉम एंड जेरी में बच्चे जो होते हैं छोटे क्या करते हैं, टॉम एंड जेरी देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जो है इसमें जो जीत रहा है वो मैं हूँ। ठीक है, टॉम एंड जेरी में, तो वो एक इमेजिनेशन होता है बच्चों में। तो ये कब होता है? ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही होंगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? यानी कि प्राथमिक समाजीकरण, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अधिकतर क्वेश्चन सही कर सकते हैं सीडीपी या पैडागोगी में। ठीक है, तो हाँ, किताबें और पत्रिकाएं सही है, ये भी, मीडिया भी, धार्मिक संस्थान भी, परिवार भी। इसमें सबसे प्राथमिक पूछा गया है तो परिवार। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो समाज हमें दिखाई देता है वो हम परिवार से ही सीखते हैं। चलना, बोलना, बैठना, बातें करना, सारी चीज़ों जो समझ है वो हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथे का चौथा आंसर। एक 5 वर्ष के बच्चे यह तर्क करने में विफल रहते हैं, या एक 5 वर्ष की बच्ची है जो यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित करते हैं। यानी कि क्वेश्चन को ऐसा एक बार में पढ़िए कि वो आप समझ ले एक ही बार में, दोबारा उस क्वेश्चन को न पढ़ना पड़े। इससे टाइम भी आपकी बचती है और आप बहुत ही कामली, बहुत ही सोच समझ के आंसर्स को टिक कर पाते हैं। कहा जा रहा है कि एक पतले से जो है संकीर्ण गिलास में पानी भरा जा रहा है, एक बच्ची सोच रही है, और इसी पानी को हम अगर किसी चौड़े बर्तन में भर देते हैं तो पानी की मात्रा समान रहती है।
ठीक है, ये समझ नहीं पा रही है बच्ची, उसको लग रहा है कि इसमें जो है कम पानी है और नहीं इसमें ज़्यादा पानी है, क्योंकि यहाँ तक भरा है और ये चौड़े पानी में इसका स्तर जो है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ तक भरा है, तो इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा है पानी और इसमें क्या है, पानी कम है। ठीक है, वो ये नहीं समझ पाते कि इसमें जितना पानी है उतना पानी इसमें भी है, यही बताया जा रहा है ना। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है कि बच्चे ये नहीं समझ पा रही है, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। प्रतिवर्ती सोच आप समझते हैं कि अगर व से क बना दिया जाए तो बच्चे ये समझ पाए कि अगर हम क से फिर हम व को पा सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिवर्ती सोच होती है, ये नहीं रखती। वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। तो पांचवे का जो सही आंसर है वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल है कि वो क्या है, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रख सकती, प्रतिवर्ती सोच नहीं रख सकती। यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और क्यों होगा मैंने आपको बताया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है। देखिए, जो कॉग्निटिव थिंकिंग है हमारी, उसमें क्या है, उसमें यह है कि हम तर्क जो है एक स्टेज के हिसाब से करते हैं। और यहाँ पे वाइगोस्की जी का नाम आया है, पियाजे जी का नहीं। तो देखते हैं इनाम, तो इनाम की बात तो वाइगोस्की जी करते नहीं। सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा और संज्ञानात्मक द्वंद्व, तो देखिए इसमें इनाम की बात नहीं करते हैं, ये स्कीमा की बात नहीं करते, क्योंकि स्कीमा की बात पियाजे जी करते हैं, वाइगोत्स्की जी नहीं। ठीक है, और संज्ञानात्मक द्वंद्व की भी ये बात नहीं करते हैं। लेकिन सांस्कृतिक उपकरण यानी कि जो समाज में आसपास हमें मौजूद है, ठीक है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से वो समझते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें बहुत थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जब भी वाइगोत्स्की के क्वेश्चन हम हल करें तो आप अपने माइंड में एक जो है सांस्कृतिक नैतिकता, मौलिकता को लेके रखिए अपने मन में, तब जाके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आप सही कर पाएंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञानात्मक विकास की आप तर्क वितर्क अच्छा कर सके, वाद विवाद अच्छा कर सके, सोचने की क्षमता अच्छी हो सके आपकी, तो कौन सी अच्छी भूमिका निभाएगा। भाषा, वाइगोत्स्की जी के अनुसार, ठीक है, परिपक्वता, संगठन और संतुलन। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये परिपक्वता को नहीं मानते, ये मानते हैं अगर आप परिपक्व हैं तो क्या हुआ, अगर आपके पास भाषा न हो तो आप अपने बातों को दूसरे के समक्ष नहीं रख सकते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। संतुलन की बात, संगठन की बात ये अधिकतर पियाजे जी करते हैं। संरक्षण की बात यानी कि समूह में चर्चा करना यानी कि ग्रुप डिस्कशन, और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध यानी कि ऐसा शिक्षक छात्र का संबंध हो जहाँ पे आप अच्छी बातों को सीख पाएं। अच्छी बातों का कहने का मतलब है कि वो आपकी बातों को सुने और आप टीचर की बातों को सुने, आपके जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए टीचर के पास जाने पर। ठीक है, किस कक्षा की विशेषता है, तो प्रगतिशील कक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक जो केंद्रित कक्ष होगा उसमें सिर्फ पुस्तकों पर आप निर्भर होंगे, जो कि सही नहीं है। व्यवहारवादी ये सही है। शिक्षक केंद्रित यानी कि उसमें सिर्फ शिक्षक को ही वरीयता दी जाए। तो देखिए जहाँ पर आप सकारात्मक शिक्षक होंगे, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, ये सारी एक्टिविटीज होंगी, वो प्रगतिशील कक्षा होगी, यानी कि वहाँ पे प्रगति की संभावना, उसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी यानी कि जो बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम निश्चित किए जाते हैं, सुनिश्चित किए जाते हैं, बच्चों के हिसाब से सिलेबस में अदला बदली की जा सकती है, वो विद्यार्थी कैसे होते हैं। ठीक है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थी कैसे होते हैं, उसमें अपने स्वयं के सीखने से ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। जो बच्चे बाल केंद्रित कक्षा में रहते हैं वो करके सीखना पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने से नहीं सीखेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, नहीं। ये कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा कि बच्चे जो हैं वो कोरी स्लेट की तरह होते हैं, आप जो चाहे उस पर लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, एज ए होमवर्क समझ लीजिए इसको, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण एवं अनुसरण करते हैं, तो निष्क्रिय रूप से नहीं, सही आंसर दूसरा हो जाएगा। जहाँ पे सक्रियता, एक्टिव होने की बात होगी, बच्चा यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है, सक्रिय, सही हो जाएगा दूसरा आंसर। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही
विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। देखिए, कोहलबर्ग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये आपका 1 से 2 नंबर आपका जो है कि फंस ही जाता है। 2 नंबर का भी 3 नंबर भी, सीडीपी में 30 नंबर के होते हैं क्वेश्चन, तो 2-3 ऐसे वाइगोस्की की आपने 2-3 क्वेश्चन देख लिए अभी। तो इस तरह से कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ अपने विवेक से आप ये समझ पाएँ, आप ये चुने कि ये सही है जो मैं करने जा रहा हूँ, वो चीज़। ठीक है, तो जैसे कि और इनकी जो कहानी है वो किस व्यक्ति पर है, वो आप ही बताइए। फिलहाल अभी देखते हैं क्वेश्चन के। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब आप ये कहेंगे कि जब हम ही बताएं तो आप किस लिए हैं। तो ये है कि आप एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आई होप आप लोगों ने उतना रिवाइज कर लिया होगा कि आपके पास थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होंगे, जो थोड़ी बहुत अब से अगर आप नया पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिन में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, फिलहाल आप रिवाइज करते रहें जो भी आपने नोट बना रखे हैं, तो ये बेहतर होगा। तो 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, यहाँ पे क्या क्या है कि वो अपने विवेक से खुद चुन पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको पता है इनके तीन तीन चरण हैं और प्रत्येक एक चरण के 2 स्तर हैं, तो इस तरह से 6 स्तर हैं। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की बात आई। 11वां क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं यानी कि दूसरे की मन की बात, भावना और व्यवहारों को समझने में उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। यानी कि जो व्यक्ति है वो आपकी भावनाओं को समझकर आपके हिसाब से बात को रखे। जैसे एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, अपने कोई भी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है व्यक्ति, ऐसे फेरी वाले होते हैं गांव में जो आते हैं अधिकतर, वो क्या करते हैं इस प्रकार से आपकी भावनाओं को समझ लेते हैं, या एक बिजनेसमैन व्यक्ति ऐसा समझ लेता है कि इस तरह से आपकी भावनाओं को समझकर बात करेगा आपके सामने कि आप उसमें कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इन्हीं का प्रोडक्ट सही है और सारे प्रोडक्ट खराब हैं। आप ऐसा करने ऐसी बात वो रखते हैं आपके सामने आपकी भावनाओं को समझ कर। तो क्या है प्रकृतिवादी? प्रकृतिवादी वो होंगे जो क्या है प्रकृति में ज़्यादा जो है अपना इन्वेस्ट करेंगे या उनका इंटरेस्ट होगा, इस तरह से समझ लीजिए। देखिए, गार्डनर जी ने 10 बुद्धि के सिद्धांत दिए थे और उन्होंने कहा था कि अगर जो है 10 के पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति आता है तो 10 जो है कि वो बुद्धि एक व्यक्ति में हो सकती है, ये बात। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक, अंतः व्यक्ति, अस्थानिक। अस्थानिक बुद्धि उसमें होगी जो कार्टून या मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन बचा, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। तो अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जो कि हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप दूसरे की भावनाओं को समझकर उनके सामने बात रखते हैं तब तो अंतर्वैयक्तिक होगा। क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक। जब आप उनकी सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझकर बात करें तो अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी बात को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि व्यक्ति आपके झांसे में आ जाए। ठीक है, जैसे कि एक फेरी वाला होता है, वो अपनी बात को इस प्रकार से, अपने प्रोडक्ट को इस प्रकार से बेचता है कि आप उसके झांसे में आ जाएंगे कि हाँ ठीक है, 6 महीने थोड़ी चलेंगे, पूरे जीवन थोड़ी चलेंगे, ये जो स्लीपर ही है ना, कपड़े ही है ना, ले लेते हैं, 1 महीने भी चल जाएगा, 200 का है तो कोई बात नहीं, आप खरीद लेंगे 200 की वो चीज़। ठीक है, तो वो अंतर्वैयक्तिक होती है। अंतर्वैयक्तिक जब आपकी भावनाओं को समझकर व्यक्ति अपनी बात को रखे, जैसे कि एक बिजनेसमैन व्यक्ति होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ही एग्जाम्पल है, मैंने एक ही एग्जाम्पल से 2 टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करी है। फिलहाल आगे देखते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो कैसे होते हैं? उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वो बच्चा क्या कहना चाहता है, क्या उसके डाउट है, ये सारी चीज़ें। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा जो कि सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए, ना बोलने पर जुर्माना लगाना, ऐसी बात है नहीं। मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना है, ऐसी बात भी नहीं है। मातृभाषा में बच्चा नहीं बोलेगा तो सबसे पॉजिटिव पहला आंसर हो जाता है। लड़कों को बाहर में खेलने के लिए अक्सर कर नहीं कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? यानी कि कहा जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि बच्चों को, लड़कों को जो है कि ये अधिकतर देखा जाता है कि कोई अगर खिलौना लाया जाता है बाहर से तो कार लाई जाती है,
या कोई और खेलने वाले इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लाई जाती है। लेकिन लड़कियों के लिए गुड़िया लाई जाती है और चित्रकारी, जो कि अभी भी बहुत कॉमन है, लोग लाते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए कार बहुत कम लोग लाते हैं। अभी भी हम और आप अधिकतर टेडी बियर या गुड़िया ले जाते हैं, और ये हमारी मानसिकता बन चुकी है, हमारी नहीं, हम वही फॉलो कर रहे हैं जो चला आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? जेंडर स्थिरता, जेंडर क्षमता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तिकरण। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ये जेंडर प्रयास है। ठीक है, छठवें का क्या है? तीसरा आंसर 13 का क्या है? सही हो जाएगा तीसरा आंसर, जेंडर पक्षपात है ये। बिल्कुल, जेंडर प्रयास इसको आप कहते हैं इंग्लिश में। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यदि बच्चा क्लास में बैठकर अपने आप से खुद से बातें कर रहा है तो उसको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या क्या उसको फीडबैक देना चाहिए? उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे वह स्वनियमन सुधारित होता है। देखिए, क्वेश्चन पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर सही होगा। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म होती है। शिक्षक आराम करने नहीं आए हैं। ठीक है, और अगर अपने आप से आप बात करते हैं तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जो सॉल्व हो जाते हैं कुछ। अब के समय में आप अपनी बात को, एक छोटा बच्चा ही नहीं, अब अगर आप किशोरावस्था में हैं या वयस्कावस्था में हैं, तब भी आप अपनी बात अगर अपने आप से करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो भंग नहीं करता, आत्म केंद्रित को बढ़ावा नहीं दे रहा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चा अपने आप से बात करके, अधिकतर आप मैथ सॉल्व करते होंगे तो अपने आप से ही बात करके सॉल्व करते होंगे। तीसरा आंसर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव सही होगा। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है कि बच्चे ने कितना सीखा, सिर्फ यही उद्देश्य होता है। ठीक है, सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है, तर्क वितर्क करने में सही है, इसलिए ये सही नहीं आंसर है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसलिए ये सही आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उन्हें उच्च श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। जो ऐसे प्रश्न जो बहुत ज़्यादा मंथन करने पर उसके आंसर्स आए तो वो क्या है, चिंतन कौशल को क्या करता है, बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन जो कि सही नहीं है, देखिए है तो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन जो थोड़ा सा नेगेटिव में है वो पहला आंसर है, और नेगेटिव भी पूछा है तो वही थोड़ा सा नेगेटिव सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला। समावेशी शिक्षा के लिए इनमें से कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, तो कंपटीशन की बात सही नहीं है। अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, नहीं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड टीचर रहेंगे तो भी नहीं। ठीक है, 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उनका उचित आवास। ठीक है, समावेशी शिक्षा ये दर्शाती है। क्वेश्चन ऑप्शंस के हिसाब से तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? देखिए कि बच्चा क्या करता है, हाथ से आंख का तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को, यानी कि शरीर से बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, ये बात है। तो गुणज वैकल्य वो हो जाएगा, कहीं कहीं वैफल्य होता है, कहीं कहीं वैकल्य होता है, जिसे डिस्कैलकुलिया यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि गुणज, गणित में तो ये पूछा नहीं है। पठन वैकल्य, भाषा वैकल्य, तो गति समन्वय वैकल्य कि बच्चा अच्छे से गति नहीं कर पाता, शारीरिक निपुणता है, तालमेल आँख और हाथ से नहीं बिठा पा रहा है, तो वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थी के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, यानी कि जो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए उनके लिए? आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट दें, विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। तो आप अलग संकाय में क्यों दाखिला देंगे? क्या बच्चे वो दूसरों से अलग है? नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है बच्चे में कि थोड़ा बच्चा अच्छे से देख नहीं पाता, बस ये दिक्कत है। तो उसमें क्या करेंगे आप, आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण, आप जो है बोलकर, मौखिक स्पष्टीकरण यानी कि बोलकर उनके डाउट को क्लियर कर दें। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए?
ठीक है, किससे बचना चाहिए, वो भी कौन, जनजातीय समुदाय, जो बच्चे पिछड़े वर्ग से बिल्कुल आते हैं। क्या करने से बचना चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चन है, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना चाहिए, ऐसे उदाहरण दे जो उनके जो है आस पास पड़ोस में मिलता हो। बिल्कुल सही है, इसलिए आपका आंसर नहीं है क्योंकि नेगेटिव पूछा है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल, जिस भी वो इन्वायरमेंट से आए हैं उन्हें आप सम्मानित करें, बिल्कुल सही है, उनका सम्मान करें। पाठ्यक्रम में उनके सांस्कृतिक में प्रचलित लोकगीत और गीतों को शामिल करना, बिल्कुल, अगर आप कोई एग्ज़ाम जैसे बच्चे बोर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कोई बच्चा गाना गाना चाहता है या ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें, तो वो अपने जनजातीय अगर लोकगीतों को रखते हैं तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ये सही है, इसलिए ये सही आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि उन संप्रत्ययों को पढ़ाना, यानी कि उन कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक यानी कि अनुचित हो, तो ऐसी बात है नहीं। चौथा ये नेगेटिव है, यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। देखिए, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, यानी कि बच्चा खुद में ही सोच रहा है, जैसे अपने आप में ही एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा है, तो वो क्या है, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएंगे तो वो सही हो जाएगा। स्वलीनता वो हो जाएगा जो बच्चा अपने आप में ही रह जाए, अपने आप से हमेशा बातें करे, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से जाहिर न करे, खुद में ही लगा रहे, तो उसको क्या करेंगे, जितना हो सके एक ही समय सारणी में लिप्त रखें। हाँ, स्वलीनता बच्चे में क्या है, हम ये कर सकते हैं कि जो समय सारणी, जो उसका रूटीन बना हुआ है डेली, उसको ही हम फॉलो करवाएं ताकि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और धीरे धीरे करके वो उससे निकल सके। ठीक है, देखिए, स्वलीनता और आत्म केंद्रीयता और नियमता, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है, क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से ये जो है बदल जाती हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पठन वैकल्य जटिल गणना का पर आधारित प्रश्न थे, यानी कि बच्चा पढ़ने में तो वैसे भी ठीक नहीं है और आप उसको जटिल दे, कठिन दे। वाकवादिता, बोलने में दिक्कत हो बच्चे को और मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप से को आप स्वीकार करें। बच्चा बोल भी नहीं पाता है और आप क्या कर रहे हैं, उससे मौखिक ही पूछ रहे हैं, बच्चा बोल नहीं पाएगा अच्छे से तो कहाँ मौखिक करेगा, नहीं। तो देखिए, यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम दी है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है, ये दिया है इसमें क्वेश्चन में। तो स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी में लिप्त रखें, यही सबसे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसका जो विकार है इससे ठीक किया जा सकता है, इससे, तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। देखिए, असर्शन और रीजन से फिर क्वेश्चन आया कि शिक्षकों को निर्णय लेने में, यानी कि शिक्षक अगर कोई निर्णय ले रहा है तो विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल, और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। समझ रहे होंगे बात को। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधा हस्तांतरित किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी आप सिखाना चाहते हैं सीधे बच्चों को सिखा दें, ठीक है, उसमें ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सीधे सीधे बात कही गई है ये सही नहीं है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं, यानी कि अगर बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं तो किसे आधार मानेंगे, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। हाँ, जो वो पहले से जानते हैं उसको ही वो सही कहेंगे। अगर कोई फॉर्मूला है या कोई चीज़ें हैं, जैसे वो अपने घर में सीख के आते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसी होती है या इस प्रकार की, इस रंग की है, तो विद्यालय में अगर कोई दोस्त कहता है, उसका फ्रेंड सहपाठी कोई कहता है कि नहीं ये चीज़ जो है ऐसी नहीं होती, तो वो बच्चा मानेगा ही नहीं क्योंकि उसके मन में उसने वही समझा और वही मान लिया है, ठीक है। तो उसे ही वो क्या करेंगे, ज्ञान का आधार मानेंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने की सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव सही आंसर होगा। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, आप किसी से बात कर रहे हैं। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत
सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रतिबल प्रबलित व परिष्कृत होता है। 23 के सही आंसर की अगर बात करेंगे आप, तो देखिए ये सही है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप जितना डिस्कशन करेंगे सही होगा। नेगेटिव है, नेगेटिव सही होगा, तो ये सही है इसलिए सही नहीं है। देखिए सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में ही होता है, हाथ से हम कुछ नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। ऐसा अगर होता है तो हम करके सीखना, प्रत्यक्ष विधि, भ्रमण विधि, खेल विधि, ये सारी विधियाँ क्यों है, किंडरगार्टन विधि बच्चों के लिए क्यों है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नेगेटिव है यही। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। बच्चा असफल होता है तो कौन सा कारक जिम्मेदार होगा। असंदर्भित पाठ्यक्रम, यानी कि ऐसा पाठ पढ़ाया जाए जो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, और पढ़ाना है उनको, साइंस पढ़ा रहे हैं आप हिंदी, यानी कि पाठ्यक्रम हिंदी का है, या ऐसा कुछ जो कि हिंदी ही पढ़ा रहे हैं लेकिन पहले आप शब्द से नहीं संधि से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, या शब्द से नहीं आप संज्ञा से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अक्षर से नहीं आप संज्ञा से शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो असंदर्भित पाठ्यक्रम जो होगा वो असफलता का जिम्मेदार होगा। और सब नेगेटिव नहीं होंगे, सही होंगे। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विषय वस्तु को आप अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से, सही है। विद्यार्थी केंद्रित हो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान हो, बिल्कुल पहला ही आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव सही हो जाएगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी, कहाँ गया, डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक और निष्क्रिय। तो बच्चा कैसा हो, बच्चा सक्रिय हो, बिल्कुल पहला आंसर सही हो जाएगा। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, अधिसंज्ञानात्मक कौशल पे कई बार बात की जा चुकी है, तो ये जो है बहुत वीडियोज जो अपलोड की जा चुकी है, इसमें समझाया गया है इसको क्या है। और इसमें सीधे हम डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। इसीलिए चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के बारे में पर निर्भर होती हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। देखिए जो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी, जो नेगेटिव होंगे ना, केवल इसमें आ गया तो ये भी नेगेटिव हो गया। इसमें समस्या समाधान को प्रभावित करता है क्योंकि ये कौशल ही अधिसंज्ञानात्मक है। विद्यार्थी में संज्ञानात्मक विकास की देरी दर्शाते हैं, नहीं, पहला आंसर सही हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तब भी आप ऑप्शन के हिसाब से इसको सही ट्रिक कर सकते हैं। त्रुटियों यानी कि गलतियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी त्रुटियों के बारे में कौन से कथन सही है। देखिए त्रुटि और प्रयास का नियम थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे इसको तो सही कर पाएंगे। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म कर देना चाहिए, बस यही है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा कि अगर कोई गलती होती है तो उसको समझा कर बच्चे को अच्छे तरीके से उसमें डिस्कशन करके, किसी भी खेल विधि से या जिस भी विधि से जिस स्तर का बच्चा है उसे आप अर्थपूर्ण अधिगम में बदल सकते हैं। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रकृति का संबंध किस प्रकार का है। यानी कि जो बच्चा सीख रहा है, जो सूचना मिल रही है बच्चों को शिक्षक के द्वारा या अपने वयस्कों के द्वारा, और जो उनके संवेग हैं, जो सीखने के बाद जो उनमें दुखी और खुश का और जो है रुचि का जो संवेग आता है वो किस प्रकार का प्रकृति से संबंध रखता है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप बहुत ही खुश होंगे। आपके संवेग, कौन सा संवेग होगा, संवेग आपका मैकडूगल साहब के संवेग उनके द्वारा बताए गए हैं, तो आप बहुत ही खुश होंगे, आपका मन बहुत ही खुश होगा। तो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, बिल्कुल संवेग से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। नकारात्मक संवेग, नकारात्मक समझ रहे हैं, एक एक वर्ड से ऑप्शंस के आंसर बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नकारात्मक संवेग की बात करी गई है और फिर सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। जब आप नेगेटिविटी में रहेंगे पहले से ही, तो वो जो सकारात्मक भाव आएगा ही नहीं। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी कुछ संप्रदाय के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यानी कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो
किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख, यानी कि वो चीज़ों पूरी तरह से सीख लेना चाहती है। परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुक्त प्रदर्शन लक्ष्य। 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, इसको मैंने समझा दिया है। ठीक है, और इस पे जो है इसका ये जो है क्वेश्चन ये ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, जैसे 7 में आया है और भी 4 शायद कि और किसी सीडीपी में ये क्वेश्चन आया है, उस पर समझाया है मैंने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्रीय बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम नहीं, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, यानी कि बहुत से विषय हैं और सभी शिक्षा को लेकर चलना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।